हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में पिछले 3 वीडियो हमने बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर विश्व इतिहास में नेपोलियन के उदय, कौंसिल के रूप में उसकी उपलब्धियां एवं सम्राट के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में हमने पिछले 3 वीडियो में चर्चा की थी। नेपोलियन के संबंध में आज का हमारा ये वीडियो अंतिम वीडियो है, जिसमें नेपोलियन की यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के साथ उसकी महाद्वीपीय नीति जो कल के वीडियो में हमने देखी थी, उससे आगे आज नेपोलियन के अन्य राष्ट्रों से संघर्ष तथा उसके पतन और पतन के कारणों के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। नेपोलियन का स्पेन से संघर्ष। स्पेन फ्रांस का एक मित्र देश था जिसने नेपोलियन को किसी भी प्रकार से नाराज़ नहीं किया। स्पेन ने 1807 में पुर्तगाल पर अधिकार करने में फ्रांस की सहायता की थी। इसके साथ ही 1805 में हम देखें तो स्पेन और फ्रांस की सम्मिलित नौसेना ने इंग्लैंड का सामना किया और ट्राफलगर के जलयुद्ध में स्पेन और फ्रांस का नौसैनिक बेड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया था। तो इस प्रकार स्पेन फ्रांस का साथ दे रहा था लगातार, मगर नेपोलियन को ऐसा लगता था कि स्पेन के जो बंदरगाह है उस पर यदि फ्रांस का अधिकार हो जाए तो वो उसकी महाद्वीपीय नीति को ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से लागू कर सकता है। इसलिए वह स्पेन पर अधिकार करने की ताक में था। स्पेन में इस समय बूर्बो वंश का ही शासक चार्ल्स चतुर्थ का शासन था। वह अयोग्य और अकर्मण्य व्यक्ति था। शासन सत्ता पर उसका नियंत्रण नहीं था। उसके पुत्र फर्डिनेंड के साथ उसके लगातार झगड़े चलते आ रहे थे। नेपोलियन ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने चार्ल्स चतुर्थ और फर्डिनेंड को फ्रांस में बुलाकर उन्हें धमकाकर स्पेन का सिंहासन त्यागने के लिए बाध्य कर दिया और अपने छोटे भाई जोसेफ बोनापार्ट को उसने स्पेन का राजा बना दिया। स्पेन की जनता ने नेपोलियन के इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और फ्रांस के विरुद्ध जनयुद्ध छेड़ दिया, जो 1808 से 1814 ईस्वी तक चलता रहा। यह युद्ध प्रायद्वीपीय युद्ध भी कहलाता है। स्पेन में एक प्रकार से नेपोलियन उलझ गया, क्योंकि वह उसे किसी एक सेना से युद्ध नहीं करना था वरन स्पेन की जनता से युद्ध करना था, जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। दूसरी ओर इंग्लैंड स्पेन की सहायता कर रहा था। स्पेन ने इंग्लैंड की सहायता से फ्रांसीसी सेना को कई मोर्चों पर शिकस्त भी दी। फलस्वरूप नेपोलियन ने पुनः स्पेन पर आक्रमण किया स्वयं ने और जोसेफ को पुनः सिंहासन पर बिठाया, मगर वह स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने में असफल रहा। अंग्रेज सेना की सहायता से स्पेन लगातार फ्रांस का विरोध करता रहा और अंत में वह फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त भी हो गया। और 1808 से 1814 तक नेपोलियन लगातार स्पेन में उलझता गया और उसकी शक्ति को काफ़ी क्षति इससे स्पेन के संघर्ष से पहुंची, जो अंत में उसे खुद को ही कहना पड़ा कि स्पेन के फोड़े ने उसे नष्ट कर दिया। नेपोलियन ऑस्ट्रिया को 1805 और उससे पहले 1801 में परास्त कर चुका था, मगर स्पेन में जैसे ही फ्रांसीसी सेना की हार हो रही थी और ऑस्ट्रिया को लगा कि नेपोलियन स्पेन में उलझा हुआ है, तो उसने 1809 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु बैग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया नेपोलियन से बुरी तरह पराजित हुआ और उसे वियना की अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य हुआ। वियना की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया लुइसा का विवाह नेपोलियन से किया गया। ऑस्ट्रिया को युद्ध का हर्जाना वह अपना एक बड़ा प्रदेश भी
फ्रांस को देना पड़ा। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के पतन का अप्रत्यक्ष कारण बनी। इसके कारण उसने अपने मित्र राज्यों को नाराज़ कर दिया था। इसी प्रकार रूस के साथ उसके संबंध भी इस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण बिगड़ गए। प्लस जून 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। 7 सितंबर 1812 को बोरोडिना के भयंकर युद्ध में 70,000 सैनिकों की दोनों पक्षों से बलि लेने के बाद भी ये युद्ध अनिर्णायक रहा। प्लस 14 सितंबर को नेपोलियन मास्को पहुंच गया, मगर इस समय रूसियों ने पीछे हटते हुए मास्को को निर्जन उजाड़ बना दिया। नेपोलियन की सेना को रसद और घोड़ों को घास नहीं मिल सकी। भयंकर ठंड, बीमारी और भूख से नेपोलियन के लगभग 5 लाख सैनिक इस अभियान में नष्ट हो गए। नेपोलियन को पुनः पेरिस लौटना पड़ा। उसका यह अभियान पूरी तरह असफल रहा। रूसी लेखक टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस में फ्रांस के इस मास्को अभियान का वर्णन किया है। मास्को के इस असफल अभियान से नेपोलियन की प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची और यूरोपीय राष्ट्र उसके विरुद्ध एकजुट होने लगे। एक प्रकार से हम कहें कि मास्को अभियान की असफलता से नेपोलियन के पतन की शुरुआत हो गई, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सेना इस अभियान में नष्ट हो गई थी और उसके इस असफल अभियान से उसकी जो अजेयता को भी एक बड़ा धक्का लगा और यूरोप के अन्य राष्ट्र उसके खिलाफ संगठित होने लगे। नेपोलियन के रूसी अभियान की असफलता से जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों, जिसको उसने राइन राज्य संघ का नाम दिया था 1806 में, उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। नेपोलियन के शासन के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना भी इसके पीछे कारण थी। प्रसा ने इस भावना को उबारा और जर्मनी के अन्य राज्यों के साथ मिलकर के मार्च 1813 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मगर नेपोलियन ने प्रसा, जर्मनी के अन्य राज्यों की सेना और रूस की संयुक्त सेना को लुट्जेन व बोर्जेन के युद्धों में पराजित किया। इसी मध्य ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिख ने नेपोलियन के समक्ष संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसे नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया और युद्ध स्थगित कर दिया। मगर नेपोलियन ने मेटरनिख के रखे संधि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। प्लस ऑस्ट्रिया भी नेपोलियन के विरोधी गुट में सम्मिलित हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस समय युद्ध विराम करना नेपोलियन की बहुत बड़ी भूल थी। यदि वो युद्ध विराम नहीं करके प्रसा और रूस की संयुक्त शक्ति को कुचल देता, तो ये जो है भविष्य में उसके लिए सिर दर्द नहीं बनते। राष्ट्रों का युद्ध किसी एक देश द्वारा नेपोलियन को पराजित करना असंभव जान करके प्रसा, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, रूस और इंग्लैंड, यूरोप के इन प्रमुख राज्यों ने मिलकर के नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया, जिसे चौथे गुट का निर्माण कहा जाता है। क्योंकि इससे पूर्व 1799, 1802 और 1807-8 में तीसरे गुट का निर्माण फ्रांस के विरुद्ध हो चुका था। तो ये चौथी बार एक प्रकार से कहें फ्रांस के विरुद्ध यूरोप के इन सभी राज्यों ने मिलकर के एक संयुक्त सेना का निर्माण किया। नेपोलियन ने भी इन राज्यों से मुकाबले के लिए एक विशाल सेना का गठन किया और 1813 ईस्वी में उसने ड्रेसडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया को परास्त किया। एक प्रकार से नेपोलियन की अंतिम बड़ी विजय थी ड्रेसडन की। 19 अक्टूबर 1813 को लिप्जिग के युद्ध में, जिसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है, नेपोलियन रूस, प्रसा, इंग्लैंड व स्वीडन की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। इस युद्ध में उसकी सैनिक शक्ति
लगभग ख़त्म हो गई। इसके बाद उत्तरी यूरोप के सभी राष्ट्रों ने नेपोलियन की इस महाद्वीपीय प्रणाली का त्याग कर दिया। इसी मध्य 1 मार्च 1814 को इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर के सोमेंट की संधि की, जिसके अनुसार उन्होंने ये निश्चय किया कि नेपोलियन के विरुद्ध वो सभी राष्ट्र एकजुट होकर के लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि नेपोलियन को पूर्ण रूपेण पराजित नहीं कर दिया जाता, और यूरोप में शांति स्थापना के लिए सभी मिलकर के कार्य करेंगे। मार्च 1814 में लाओ में हारने के बाद नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से फाउंटेनब्लेउ की संधि कर ली। इसके अनुसार उसने फ्रांस के सिंहासन पर अपने सारे अधिकार त्याग दिए और एल्बा द्वीप का शासक बनना स्वीकार कर लिया गया। नेपोलियन को 20 लाख फ्रैंक प्रति वर्ष अवकाश वेतन देना भी इस फाउंटेनब्लेउ की संधि द्वारा स्वीकार किया गया। मगर नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एल्बा द्वीप का शासक बनकर के संतुष्ट नहीं रहा और इधर यूरोप के जो मुख्य राज्य थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, स्वीडन वगैरह, ये सारे एक प्रकार से नेपोलियन से छुटकारा पाकर शांति की सांस ले रहे थे और 1814 में वियना में यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठक कर रहे थे। मगर इनके बीच भी आपसी मतभेद उभर करके सामने आ गए। जब नेपोलियन को इनके मतभेदों का पता चला तो 10 माह बाद ही उसने एल्बा का सिंहासन त्याग करके फ्रांस पहुंच गया वह, और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। फाउंटेनब्लेउ की संधि के द्वारा लुई 18वें को फ्रांस का राजा बनाया गया था। वो नेपोलियन के आने के बाद लुई 18वां सिंहासन छोड़ कर भाग गया। जब इस सारी घटनाक्रम की सूचना वियना पहुंची तो मित्र राष्ट्र अपना आपसी मतभेद भुला करके पुनः नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट हो गए। इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो वेलेजली के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के नेतृत्व में एक संयुक्त सेना का गठन किया गया। इस संयुक्त सेना ने 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को पराजित किया और उसे बंदी बनाकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर के सुनसान द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। कंपटीशन के हिसाब से 2 सवाल जो पिछले एग्जाम में आते रहे हैं। पहला तो वाटरलू का युद्ध या वाटरलू का मैदान कहाँ पर है? ये बेल्जियम में है, तो ध्यान रखना है। दूसरा, एक बार एक सवाल आया था कि सेंट हेलेना कहाँ है? उसमें विकल्प उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, पूर्वी अटलांटिक और पश्चिमी अटलांटिक, इस तरह के विकल्प थे। ये भी ध्यान रखना है। सेंट हेलेना या नेपोलियन को निर्वासित किया गया था, वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर है। और नेपोलियन का अंतिम युद्ध, ये वाटरलू का युद्ध, इसकी तारीख भी हमें ध्यान रखनी है, 18 जून 1815। हम देखें 1799 में नेपोलियन के उदय के बाद 1815 में नेपोलियन को बंदी बनाए जाने तक लगभग 15-16 वर्ष का इतिहास यूरोप में केवल नेपोलियन का इतिहास है। फ्रांस ही नहीं वरन सारे यूरोप में नेपोलियन की स्तुति बोला करती थी। तो ऐसी योग्य व्यक्ति का आप कहें पतन कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ कारण विद्यमान थे। सबसे पहला कारण हम देखते हैं अधिनायकवाद। नेपोलियन ने क्रांति पुत्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया था और फ्रांस की जनता की एक प्रकार से मौन सहमति से उसने क्रांति के जो आदर्श थे, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को बनाए रखने का वादा कर वह राजा बना। स्वतंत्रता का तो उसने उसी समय एक प्रकार से हम कहें गला घोट दिया था। समानता जरूर
उसने लागू की। एक प्रकार से उसने सारे फैसले अपनी मनमर्जी से लिए। एक निरंकुश राजतंत्र से छुटकारा पाकर फ्रांस पुनः नेपोलियन के अधिनायकवाद का शिकार बन गया। फ्रांस में नेपोलियन की आलोचना संभव नहीं रही। अभिव्यक्ति, भाषण, इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी समाचार की, सब पर नेपोलियन ने प्रतिबंध लगा दिया। उसके विरोधी जेल में डाल दिए जाते थे। तो इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति ने जिस तत्कालीन विचारधारा को जन्म दिया था उसके विपरीत नेपोलियन चलने लगा था। तो धीरे धीरे फ्रांस का जो मध्यम वर्ग था वो नेपोलियन का विरोधी हो गया। नेपोलियन का उसे सहयोग मिलना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप उसे जनता की सहानुभूति खोनी पड़ी, जो उसके पतन का एक बड़ा कारण रहा। दूसरा जो उसके पतन का कारण है, लगातार युद्ध। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े। उसने इंग्लैंड को छोड़कर के यूरोप के सभी राष्ट्रों को एक से अधिक बार उसने पराजित किया। और उसने कहते हैं कि युद्धों में भी उसने मित्र कम और शत्रु अधिक बनाए। उसे लगातार युद्धों में मिली सफलता ने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया और वह पूरे विश्व को विजय करने का स्वप्न देखने लगा। सेना उसके युद्धों से थक चुकी थी। उसके अधिकांश योग्य सेनापति काल का ग्रास बन चुके थे और एक प्रकार से उसे अन्य देशों के सैनिक अपनी सेना में भर्ती करने पड़े। यहाँ तक कि कम उम्र के सैनिक भी उसे अपनी सेना में लेने पड़े। इतिहासकार काबन ने कहा था, नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा था और युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार बना रहा और युद्ध में ही उसका अंत होना था। लगातार युद्धों ने नेपोलियन को भी थका दिया, उसकी सेना को थका दिया। उसके सैनिकों और सेनापतियों की संख्या कम हो गई। उसे विदेशी और कम उम्र के सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ा, जो पूर्ण रूपेण उसके लिए उपयोगी नहीं हो सके और उसे युद्ध में हारना पड़ा। नेपोलियन के पतन में सबसे बड़ा योगदान दिया वो उसकी महाद्वीपीय नीति थी। ये उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। उसने इंग्लैंड को घुटने टिकाने के लिए इस नीति का सहारा लिया। तो इंग्लैंड ने भी नेपोलियन को परास्त करने के लिए उसके विरुद्ध बार बार अन्य राज्यों को मिलाकर उसके विरुद्ध गुटों का निर्माण किया। इंग्लैंड ने पूरी ताकत लगा दी नेपोलियन को कुचलने के लिए और उसकी नौसैनिक शक्ति के आगे नेपोलियन को भी एक प्रकार से पराजय स्वीकार करनी पड़ी। दूसरी ओर इसकी महाद्वीपीय नीति ने नेपोलियन के मित्रों को नाराज़ कर दिया और वो इंग्लैंड के नेतृत्व वाले गुट में सम्मिलित हो गए। पुर्तगाल, पोप, रूस इत्यादि राज्य उसकी महाद्वीपीय नीति के कारण उसके विरोधी बने और नेपोलियन जो है किसी भी प्रकार से अपना विरोध सहन नहीं करता था। फलस्वरूप वह इन राज्यों के साथ एक आक्रामक युद्धों में उलझ गया, जिससे उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। और जब इन सारे राज्यों ने एक साथ मिलकर के इसको चुनौती दी तो नेपोलियन को हारना पड़ा। स्पेन का युद्ध या प्रायद्वीपीय युद्ध नेपोलियन के पतन की एक शुरुआत था, क्योंकि स्पेन के युद्ध में स्पेन की सेना को नहीं वरन जनता को नेपोलियन को हराना था, जो इतना आसान नहीं था। दूसरी ओर इंग्लैंड और नेपोलियन के अन्य विरोधी स्पेन की सहायता कर रहे थे। फलस्वरूप लंबे समय तक युद्ध चलने और 3 लाख सैनिक गंवाने के बाद भी वह स्पेन को नहीं जीत पाया। और स्पेन में जिस राष्ट्रीय भावना के वशीभूत होकर वहाँ की जनता ने
फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किया तो उसने यूरोप के अन्य राज्यों को भी एक प्रकार से प्रेरणा प्रदान की। नेपोलियन के पतन की बीज जो है हम स्पेन के युद्ध में या प्रायद्वीपीय युद्ध में ढूंढ सकते हैं। नेपोलियन का मॉस्को अभियान। नेपोलियन अपने 6 लाख सैनिकों के साथ मॉस्को की ओर बढ़ा था, फिर जब वापस लौटा तो उसके साथ 1 लाख सैनिक ही थे। उसकी एक बहुत बड़ी सेना लगभग 5 लाख के लगभग इस मॉस्को अभियान में नष्ट हो गई थी और इससे नेपोलियन की शक्ति को भी धक्का नहीं लगा, उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्ति की ओर बढ़ चली और यूरोप के अन्य राज्यों को उसका विरोध करने के लिए एक प्रकार से प्रेरित किया। नेपोलियन का पारिवारिक मोह भी उसके पतन का कारण बना। नेपोलियन ने जितना अपने पारिवारिक रिश्तेदारों को महत्व दिया, उसके रिश्तेदार उसके प्रति उतने ही कृतज्ञ थे और उसके जो नेपोलियन के जो भाई थे जिसको उसने हॉलैंड, स्पेन और जोरेन का शासक बनाया था, उसका जो दामाद था सेनापति मूरा, उसे नेपल्स का शासक बनाया था। इन सभी में से किसी ने भी संकट के समय नेपोलियन की सहायता नहीं की, जबकि इनकी सहायता करने के कारण नेपोलियन को अनेक राज्यों से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। अपने भाई जोसेफ के लिए उसे बार बार स्पेन से करना पड़ा, मगर इन लोगों ने नेपोलियन की सहायता नहीं की। नेपोलियन की कमज़ोर नौसैनिक शक्ति या जल सेना भी उसके पतन का एक कारण बनी, क्योंकि स्थल युद्धों में उसने यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को पराजित कर दिया था, परंतु वो इंग्लैंड को उसकी नौसैनिक शक्ति के कारण पराजित करने में सफल नहीं रहा और इंग्लैंड ही उसका ऐसा प्रबल शत्रु था जिसके नेतृत्व में बार बार उसके विरुद्ध गुटों का निर्माण होता रहा। तो एक प्रकार से यदि उसके पास शक्तिशाली नौसेना होती, वो इंग्लैंड को उसके विरुद्ध कूट निर्माण करने में रोक पाता या इंग्लैंड को परास्त कर पाता, तो हो सकता है उसका साम्राज्य बना लेता। तो इस प्रकार नेपोलियन की अधिनायकवादी भावना, सैनिकवाद, पोप के राज्य पर अधिकार करना, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, स्पेन के संघर्ष में उसका उलझना, प्रायद्वीपीय युद्ध, उसकी विस्तारवाद की नीति इत्यादि ऐसे कारण थे जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था और जिसके कारण उसका पतन हुआ। मगर यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय और उसकी कमज़ोर नौसैनिक शक्ति भी उसके कारण उसके पतन के कारण बने। जय हिंद।